23 जून को बिहार की राजधानी पटना में गैर बीजेपी पार्टियों की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल से लेकर केजरीवाल तक और ममता से लेकर अखिलेश तक करीब 15 विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। इन सभी पार्टियों के साथ आने का एक ही मकसद था, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार को हराने के लिए दमदार विपक्ष तैयार करने की कोशिश करना। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को 1:1 फॉर्मूले की चुनौती देगा, जिसका मतलब है कि 450 लोकसभा सीटों पर विपक्ष बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार को मैदान में उतारेगा। बाकी की सीटों को देखा जाएगा, लेकिन कम से कम 450 पर यह फॉर्मूला तय किया जाएगा कि किसी भी एक दल का जो विपक्षी एकजुटता में शामिल हो उसका एक उम्मीदवार उतारा जाए। ये रणनीति फिलहाल ठीक भी दिखाई पड़ती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किस दल को कितनी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है विपक्षी एकजुटता के लिए। हालांकि इन सब के बीच फिलहाल विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ मैदान में उतरना। पटना में हुई बैठक में भी इन पार्टियों के बीच एक दूसरे के प्रति नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने उनके राज्य में कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी जताई, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने साफ कर दिया कि जब तक दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक वो विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, और विपक्षी दलों में खासतौर पर कांग्रेस। इतना ही नहीं, इस बैठक में बीएसपी शामिल नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती और ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता विपक्षी एकता में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी का कोई और फॉर्मूला है? बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक से नदारद क्यों रही, ये भी एक बड़ा सवाल रहा और इसकी काफ़ी चर्चा होती रही। मैं देख रहा हूँ कि दर्शक भी इस विषय पर कई एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं। मायावती पटना में हुए इस बैठक से पहले कई बार सार्वजनिक मंच पर यह कहती रहीं कि वो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेंगी। यही कारण है कि किसी भी नेता ने मायावती से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संपर्क नहीं किया। हालांकि मायावती के हाल ही में दिए गए बयानों से ऐसा लगता है कि अब बसपा प्रमुख का मन बदलने लगा है। बुधवार को बसपा की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि बसपा की नज़र विपक्षी एकता पर है। वहीं हाल ही में मायावती ने अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों पर उठे विवाद का भी न सिर्फ समर्थन किया था, बल्कि सुर में सुर मिलाती भी नजर आई थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी का फॉर्मूला क्या है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि दो नाम हैं जो खासे चर्चा में हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की जड़ें मजबूत होंगी, हम उन राज्यों में पार्टी का समर्थन करेंगे। कांग्रेस को भी बदले में जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का गढ़ मजबूत हो, वहां उनका समर्थन करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए बाकियों को छोड़ भी दें तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा फंसा हुआ मामला दिखाई पड़ता है। ममता बनर्जी निर्विवाद रूप से सबसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर दिखाई देती हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी से दिखाई देता है, जिसने हाल में अपनी ताकत को काफ़ी बढ़ाया। लेकिन इस सब के बावजूद वाम दलों और कांग्रेस की ज़मीन को नहीं भूला जा सकता है, जो एक समय पर यहाँ लंबे समय तक राज करते रहे या एक दूसरे के आमने सामने रहे। खासतौर पर वाम दलों का तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर राज चला। ममता बनर्जी की अपनी राजनीति कांग्रेस के साथ में थी और इसी पश्चिम बंगाल में उन्होंने कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने के लिए भी काम किया है। ये बात अलग है कि जब कांग्रेस से उनकी राहें अलग हो गई तो एक बड़ा काडर कांग्रेस का उनके साथ में चला गया। ये आना जाना एक दूसरे की पार्टी में अब भी लगा रहता है। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी किस तरह आमने सामने रहते हैं पश्चिम बंगाल में, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस दिन विपक्षी एकजुटता की बैठक हो रही थी उस दिन अधीर रंजन भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ममता सरकार पर हमले बोल रहे थे। ये बात तो बहुत साफ है कि कांग्रेस यहाँ पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से सारी चीज़ों को ममता बनर्जी के हाथ में सौंपने के समर्थन में नहीं है। लेकिन क्या सीटों के बंटवारे में दोनों ही पार्टियां कुछ कदम आगे आ सकती हैं? यानी ममता बनर्जी भी कांग्रेस जहां पर मजबूत दिखती है वहां पर उसको समर्थन देती दिखाई दें, और इसी तरीके से कांग्रेस भी ममता बनर्जी के लिए ज़्यादा सीटों को छोड़े। ये एक बहुत दिलचस्प गणित होने जा रहा है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ये तो तय माना जा रहा है कि ये दोनों अगर मिलकर लड़ते हैं तो फिर बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। लिहाजा इन्हें अपने नफे नुकसान का आकलन करने की आवश्यकता है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिलहाल एक साल का समय बाकी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किसी भी हालत में बीजेपी को जीतने नहीं देना चाहती हैं और बीजेपी को कमजोर करने के लिए बिना शर्त समर्थन हासिल करना चाहती हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मजबूत है। इसे देखते हुए कांग्रेस और सभी अन्य पार्टियों को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। यह दूसरा दिलचस्प पहलू है।
दरअसल ये बात सही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की ताकत उत्तर प्रदेश में न के बराबर रह गई है। लेकिन अलग अलग सीटों, वोट परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो कई सीटों को कांग्रेस के प्रत्याशी प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है। हाँ, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव जीतती नहीं दिखाई देती है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत को पिछले चुनाव में साबित किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। बेशक वो सत्ता में नहीं आ पाए, इसके बावजूद ये तय माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ की अन्य ताकतों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनमें बहुजन समाज पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी, जैसा मैंने कहा, कई सीटों पर प्रभावित करती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यदि उसे समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रदर्शन पहले के मुकाबले और सुधर सकता है। लेकिन यहाँ भी दो कदम आगे बढ़ने की बात है। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस को देती है, क्योंकि यहाँ पर एज उनके पास में, ताकत उनके पास में। इसी तरह से कांग्रेस कितने कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि वो अपनी सीटों को कम रखते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करे। इस सब के बीच में क्या यही समीकरण मायावती के लिए उत्तर प्रदेश में लागू होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन ये भी तय माना जा रहा है पश्चिम बंगाल की तरह कि यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इन तीनों ही पार्टियों को अपनी सीटें बढ़ाने का एक मौका मिलेगा। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि पिछली बार जिस तरह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी साथ में चुनाव लड़े, बीएसपी को तो 10 सीटें मिल गई, लेकिन समाजवादी पार्टी को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था। यानी समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा कि उनका नुकसान हुआ है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का फायदा हुआ था। तो यहाँ पर इस आकलन का भी ध्यान सभी राजनीतिक दल रखेंगे। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 2024 के पहले इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जा सकता है, और ख़ास तौर पर नज़र रहेगी मायावती पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस के साथ एक मंच पर बैठ ही चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भी कहा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी कह चुकी है मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा मायावती का स्टैंड क्या होता है। क्या शिमला बैठक के पहले वो कोई बड़ा फैसला लेती हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। कांग्रेस को 200 लोकसभा सीटों पर सीमित कर देना चाहती हैं ममता बनर्जी, ये भी एक खबर आ रही है। ममता बनर्जी के अनुसार कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत लगभग 200 लोकसभा सीटों पर मजबूत है। कर्नाटक को भी जोड़ लीजिए इसमें। तो ये बात सही भी है कि 200 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को सीधी टक्कर देती दिखाई देती है। लेकिन क्या सिर्फ 200 सीटों तक कांग्रेस संतुष्ट रहेगी? और ये आंकड़ा भी बुरा नहीं है यदि एक मजबूत लड़ाई लड़नी है तो। इन सीटों पर उन्हें अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारना चाहिए ताकि बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सके, जबकि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार में किनारा कर लेना चाहिए। अब ये कैसे संभव होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार, इन तीनों जगह पर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोकती रही है। कांग्रेस को लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ सीटें तो मिलेंगी, और 2-2, 5-5 सीटों का भी बड़ा फर्क लोकसभा चुनाव में पड़ जाता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार में किनारा कर लेना ये बहुत असंभव सी बात लगती है। लेकिन कितनी सीटों पर कांग्रेस संतुष्ट हो जाती है, या कितनी सीटें ये रीजनल पार्टीज़ या क्षेत्रीय दल कांग्रेस को देते हैं, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर ममता बनर्जी का कहना है कि स्थानीय पार्टियों को कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए, उनकी ताकत को बढ़ाना चाहिए। ये बात सही है कि यदि स्थानीय पार्टियों को इस तरह का कोई समर्थन मिलेगा तो उनकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन इससे कांग्रेस को क्या हासिल होगा, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर हित अहित अभी सिर्फ 2024 के चुनाव के लिहाज से नहीं देखा जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि चुनाव लड़ते वक्त कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, कितनी सीटों पर जीतने की संभावना है, क्योंकि इसी से तय होगा कि 2024 में कौन सा राजनीतिक दल कितनी सीटों को लेकर आ पाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।